अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू योर सेकंड लेक्चर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। टॉपिक नंबर 4.3 है आपकी बुक में, दैट इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, प्रीवियस जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फील्ड और वर्क डन बाय वेरिएबल फील्ड, उन दोनों केसेस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास वर्क डन का रिलेशन किसके इक्वल है, दैट वाज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट D इज इक्वल टू F D कॉस ऑफ थीटा। ये वाला रिलेशन आपने नहीं भूलना। इस वाले रिलेशन को आगे हम फर्दर यूज़ करेंगे किसके लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए, फॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटी का क्या मतलब है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड होगी? अर्थ और अर्थ के अराउंड, अर्थ की विसिनिटी में वो जगह जहाँ पे आपकी ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जिस रीजन पे, जिस जगह तक आपकी अर्थ क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस रीजन को, उस फील्ड को क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ तक उसकी रेंज है, जहाँ तक वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ये वाला रिलेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज़ F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्केयर। इसमें जो ये जो G है, कैपिटल G, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस रिलेशन की डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे, यहाँ से मैं आपको बताना सिर्फ क्या चाह रही हूँ कि आपके पास जो फोर्स है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। ये जो R है दैट इज़ डिस्टेंस। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, यानी अर्थ से आपका डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, कोरस्पॉन्डिंगली आपके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, जो फील्ड की वैल्यू होगी, दैट विल डिक्रीज। यानी जितना ज़्यादा आप अर्थ से, आपका डिस्टेंस इतना इंक्रीज कर जाए कि आप अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ, तो उस केस में होगा क्या? उस केस में ये होगा कि आपके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम होती जाएगी। जैसे आप अगर अर्थ के रीजन से निकल के आप स्पेस तक पहुंचो जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे अर्थ के आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही कि आप वहाँ से डायरेक्टली अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो। बेसिकली दैट वाज जस्ट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग, और दूसरी बात ये बच्चों, हमने जब वर्क डन वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने देखा था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक अगर बच्चों आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था कि जब कोई भी चीज़ हमारी ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है, ज़मीन से अवे मूव करते, अवे फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करती है, तो उस केस में हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और जैसे ही कोई चीज़ हमारी ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, ज़मीन की तरफ नीचे आना शुरू होती है, तो उस केस में हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ पॉजिटिव। अब बच्चों हम कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, मेरे पास m है, और वो डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। तो उसके डिस्प्लेस करने में, और जो अपनी जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहा है, उस केस में उसका वेट किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द ग्रेविटी एंड द मास। मींस W किसके इक्वल हो जाएगा? W किसके इक्वल हो जाएगा? mg के। मेरे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। यानी किसी ऑब्जेक्ट मास m के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी F इज इक्वल टू mg। फोर्स का क्या रिलेशन होता है? हमारे पास F इज इक्वल टू ma। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वो लीनियरली मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर रहे टूवर्ड सर्टन हाइट, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई वर्टिकल, कोई हाइट पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा ए किससे रिप्लेस हो जाता है बच्चों? जी से। तो हमारी फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? एम जी के। अब एक एग्जांपल करते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ये जो हमारा टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हमारे वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सर्टन हाइट को कवर कर रही है, यानी ये आपका ग्राउंड का लेवल है फॉर एग्जांपल। तो वो बॉडी इतनी हाइट पे जा रही है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक मेरे पास तीन रास्ते हैं। मैंने अगर ए से बी तक पहुँचना है तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। कैसे? कि अगर तुम्हें मूव करूँ, पहले ज़मीन पे ऐसे मूव करूँ और फिर डायरेक्ट ऊपर जाऊँ, तो पहला पाथ मेरे पास ये हो गया।
दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है कि मैं यूँ ऊपर मूव करूँ और फिर लीनियरली इस बॉडी तक पहुँचूँ, इस पॉइंट तक पहुँचूँ, ये मेरे पास पाथ 2 हो गया। और तीसरा क्या है मेरे पास पाथ कि मैं डायरेक्ट ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मैं यहीं से चल जाऊँ। तो इट मीन्स कि मेरे पास कितने पाथ्स हो गए, एक पाथ 1, एक पाथ 2 और एक पाथ 3। अब हमने करना कि अब हमने हर एक एक पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें पाथ 1 की वैल्यू, पाथ 1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बच्चे, कितना वर्क डन होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी एंड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी, यानी मेरा वर्क डन बाय पाथ ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, वो वर्क डन जो मैं करूँगी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मूव करने के लिए, और दूसरा वो वाला वर्क डन जो मैं मूव करूँगी पॉइंट सी से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए। इसका मतलब कि मेरा टोटल वर्क डन फॉर पाथ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू ए सी बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी। अब डब्ल्यू ए सी और डब्ल्यू सी बी के वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू ए सी क्या है मेरे पास बच्चों, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ये तो मैंने सिंपल वर्क का रिलेशन लिख दिया। अब इसमें मेरे पास फोर्स किसके इक्वल है, एम जी के, अभी हमने बात की थी। और डी मेरे पास किसके इक्वल है, इस हाइट के इक्वल है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। मैंने मूव तो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है ना, इट मीन्स कि मैंने ये इतनी कोई हाइट कवर करनी है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी बच्चों, उसी हाइट के इक्वल होगी। अब मेरे पास तीसरी चीज़ क्या है, कॉस ऑफ थीटा। अब ये हमें पता है जब हमने वर्क का रिलेशन किया था कि हमारे पास थीटा किसके इक्वल होता है, एंगल होता है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स। तो यहाँ पे अगर पाथ 1 के लिए, पाथ 1 में कंपोनेंट डब्ल्यू ए सी के लिए देखोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 90 डिग्री। कैसे, आपकी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, जैसे हमने बात की कि कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर हम फेंक रहे हैं तो उसका वेट किसकी तरफ डायरेक्टेड है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, यानी बॉडी मूव यूं कर रही है लेकिन उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट और मैस फोर्स के दरमियान आपका रिलेशन क्या बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री आप पुट करोगे दैट विल गिव यू जीरो वैल्यू। तो इट मीन्स कि आपका जो ये वाला कंपोनेंट है दैट इज ए सी, इसके अलोंग जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फॉर द कंपोनेंट सी टू बी। सी टू बी के लिए बच्चों हमारे पास क्या है रिलेशन, अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 180 डिग्री, एंड 180 कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की जगह एम जी, डी की जगह एच और कॉस 180 की जगह माइनस, दैट इज गिवन एज डब्ल्यू सी बी इज इक्वल टू माइनस एम जी। अब ये आपके पास 180 डिग्री कहाँ से आया बच्चों, देखो वेट आपका एक्ट कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड और बॉडी आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों चीज़ें जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो ये जो एंगल थीटा आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बन रहा है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस वजह से हमने कॉस 180 डिग्री यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। तो टोटल वर्क डन अगर हम लिखें अपने पाथ 1 के लिए दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल टू 0। 0 किसका था, डब्ल्यू ए सी का वर्क डन, यानी वो वाला वर्क डन जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही थी एक्स डायरेक्शन में और वेट आपका एक्ट कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा आपके पास एम जी एच कौन सा वर्क डन आ गया, माइनस एम जी एच, ये जो पाथ डब्ल्यू सी बी के लिए था। तो इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो 0 को तो कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा, तो आपके पास सिंपली वर्क डन क्या आ जाएगा पाथ 1 के लिए माइनस एम जी एच। इसी तरह हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फॉर पाथ 2। पाथ 2 के लिए बच्चों देखो बॉडी पहले मूव करेगी पॉइंट ए टू डी और फिर मूव करेगी डी टू बी, यानी अगेन इस डब्ल्यू ए डी बी के भी हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2, एक डब्ल्यू ए डी और दूसरा डब्ल्यू डी बी। अब ए डी के लिए अगर हम वर्क कैलकुलेट करें तो बच्चों इट्स जस्ट लाइक द वर्क डन कैलकुलेटेड फॉर पाथ डब्ल्यू सी बी। कैसे, बॉडी आपकी मूव कर रही है अपवर्ड और आपका जो बॉडी का वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है लेकिन वेट उसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि आपका एंगल कितना बना, 180 डिग्री। और 180 डिग्री की वैल्यू जब आप cos 180 की पुट करोगे दैट विल गिव यू माइनस, तो आपको वर्क डन अलोंग द पाथ ए डी यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन किसके इक्वल आ गया, माइनस एम जी एच। सिमिलरली
जब हम कंसीडर करते हैं अपना वर्क डन फॉर द पाथ डी टू बी, तो उस केस में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90। कैसे? आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगेन आपके पास थीटा क्या बन रहा है दोनों में 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू जब आप कॉस में पुट करोगे तो दैट विल गिव यू 0। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू फॉर डब्ल्यू ए डी बी किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों? माइनस एम जी एच के। जब आप इसको कंबाइन करोगे 0 प्लस माइनस एम जी एच, दैट विल गिव यू माइनस एम जी एच। थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फॉर पाथ 3। पाथ 3 क्या था बच्चों? कि बॉडी डायरेक्ट पॉइंट ए से मूव करती हुई पॉइंट बी पे चली जाए। अब अगर आपको कल वाला टॉपिक याद हो, दैट वाज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये तकरीबन उसी की तरह मिलता जुलता सा एक एग्जाम्पल है, उसी तरह से मिलता जुलता एक पाथ है कि हमारे पास एक पाथ था, तो हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे से इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब हर इंटरवल के ऊपर जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी कांस्टेंट। अब अगर इन एक जितने भी आपके छोटे छोटे से इंटरवल्स बने, उसमें से अगर हम एक इंटरवल कंसीडर करें तो बच्चों देखो, अब हर इंटरवल पे आपका x कंपोनेंट भी है और आपका y कंपोनेंट भी है। तो इट मींस कि आपकी बॉडी का जो फोर्स है, जो वर्क डन है, वो कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में भी हो रहा है और कुछ ना कुछ y डायरेक्शन में भी हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा क्लियर बनाया है कि एक कंपोनेंट आपका डेल्टा x है और एक कंपोनेंट आपका डेल्टा y है। अब डेल्टा x क्या है बच्चों? वेरी स्मॉल चेंज इन द x डायरेक्शन, और डेल्टा y क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन द y डायरेक्शन। अब यहाँ पे तो मैंने कंपोनेंट्स आपको बहुत बड़े बड़े ड्रॉ करके दिखाए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन असल में ये बहुत छोटे से इंटरवल्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स कि आपका वर्क डन किन दो कंपोनेंट्स में होगा? ऑल हॉरिजॉन्टल डेल्टा x में और वर्टिकल डेल्टा y में। कि आपके x डायरेक्शन के अलोंग या हॉरिजॉन्टली जितने x कंपोनेंट्स हैं उनके अलोंग वर्क डन कितना होगा, प्लस कितने वर्टिकल कंपोनेंट्स में आपका वर्क डन होगा। टोटली आपका वर्क डन फॉर द पाथ 3 क्या होगा? इन दोनों को ऐड ऑन करके आएगा। अब सारे डेल्टा x के लिए अगर आप लोग देखो बच्चों, तो हमारे पास क्या है कि हमारा मोशन हो रहा है अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वेट हमारी बॉडी का एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 90 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे अगर हम ए बी के वर्क डन को लिखें तो उसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, इन सब का सम अप टू डेल्टा xn, और अगेन डेल्टा y1, डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn का सम, यानी सारे x कंपोनेंट का सम और सारे y कंपोनेंट का सम। तो सारे x कंपोनेंट का सम मेरे पास क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स वो वेट एक्ट कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट थी दैट वाज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एंगल मेरा इन दोनों के बीच में क्या बन रहा था? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में मेरा वर्क डन किसके इक्वल होता है बच्चों? 0 के इक्वल। अब हम देखते हैं कि ऑल y कंपोनेंट के केस में हमारे पास वर्क डन क्या होगा। अब ऑल वर्क y कंपोनेंट के केस में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? सारे के सारे देखो, ये ग्रेजुअली y कंपोनेंट कौन से? इसके अपवर्ड डायरेक्शन वाले, यानी आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी सारे कंपोनेंट्स y की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट एक्ट कर रहा है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आई विल गेट एंगल थीटा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि मेरा जो वर्क डन होगा वो सारा मेरा इन y कंपोनेंट्स की वजह से होगा। हमारे पास है क्या कि हम हमारी बॉडी ने मूव करना है इस ग्राउंड लेवल से इस टॉप लेवल पे मूव करना है, हाइट पे जाना है। तो इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली हाइट पे जब जाएगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, उसमें उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो कोई रोल नहीं है। इस वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया यहाँ पे 0, और जो हमारी वर्क डन की वैल्यू है वो किसकी वजह से आई? हमारी इस y कंपोनेंट की वजह से। तो अब बच्चों देखो कि आपके पास जो ये वर्क डन है पाथ 3 के लिए दैट इज़ माइनस एम जी एच, जो पाथ 2 के लिए था दैट वाज माइनस एम जी एच, और जो पाथ 1 के लिए था दैट वाज माइनस एम जी एच। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। मींस कि उसने एक जगह से दूसरे ग्राउंड लेवल से किसी सर्टन हाइट पे जाना है, तो वो चाहे जिस मर्जी रास्ते से होके जाए, आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी वो जो मर्जी रास्ता चूज करे उसके वर्क डन की वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा कंक्लूजन हमें क्या पता चला कि हमारा वर्क डन क्या है? कंजर्व है।
इट मीन्स कि हमारा वर्क डन चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस होती हैं या इस तरह की जो भी फील्ड्स होती हैं जिसमें आपका वर्क डन चेंज नहीं होता या आपका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, उसको बच्चों कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, यानी वो फील्ड जिसके अंदर आपका वर्क डन कंजर्व है, आपका वर्क डन सेम है, आपको वर्क डन चेंज नहीं हो रहा। तो कंक्लूड हमने इस पूरे टॉपिक से क्या किया, 2 पॉइंट्स हमने कंक्लूड किए। एक तो ये कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ है, और दूसरा कि वर्क डन अगर एक क्लोज पाथ में हो या एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो दैट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व रहेगा। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक था, जस्ट बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। अब बच्चों आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क अगेन कि आपने याद करना है इस टॉपिक को और आपने इसके नोट्स प्रिपेयर करने, और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 4.2 और 4.3 इनको सॉल्व करने की ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। और डेफिनेटली आप लोग अपनी शीट्स पे करोगे और अलग से नोट्स आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे बनाने हैं ताकि आपके पास सेव रहें। अगेन आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।